एक बात मैं आपसे कह दूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी की सूरत में भारतीय मुसलमानों और अक़लियतों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को एक सच्चा, एक अच्छा, एक पुरखलूस, एक जिगरे वाला लीडर मिल चुका है। मुबारक आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे भारत में। और काफ़ी दिनों के बाद इमरान प्रतापगढ़ी पर एक वीडियो लेके आया हूँ। और दो लोग हैं जिनको मैं स्पेशल सल्यूट कहना चाहूँगा। एक रेहान खान है और एक मुस्तफ़ा हुसैन है। रेहान खान कहते हैं कि सर मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, आपके इमरान प्रतापगढ़ी पे रिएक्शन का इंतज़ार करता रहता हूँ। और मुस्तफ़ा हुसैन कहते हैं कि हम घर वाले आपकी सब वीडियोस देखते हैं और बड़ा इंतज़ार करते हैं वीडियो का। तो मुझे इन दोनों लोगों के बहुत ही प्यार आया है इन्होंने इतनी ऐसी बातें की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इमरान प्रतापगढ़ी पर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर आप उन पर रिएक्शन मत छोड़ें, उन पर रिएक्शन देते रहें लगातार। तो मेरी कोशिश होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी लोगों को भी, भारत से बाकी जो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं उन पे भी रिएक्शन दूँ, उनको भी देखूँ। और इमरान प्रतापगढ़ी पर शायद वाहिद पर्सनैलिटी है जिन पे मैंने मैक्सिमम वीडियोस बनाई हैं अपनी। मेरे अराउंड 20 से 25 रिएक्शन उनके ऊपर मैं दे चुका हूँ, उनकी नज़मों पे। सो आज एक ख़ास मेरे पास एक नज़म है इमरान प्रतापगढ़ी की, जो इन्होंने सिख भाइयों के लिए कही है, सिख भाइयों के दरमियान इन्होंने ये नज़म कही है। और इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की है स्पेशली शहबाज आलम साहब ने। शहबाज आलम साहब वो बंदे हैं जो कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की कि सर इस पर रिएक्शन दें आप। अच्छा, इसके अलावा रेहान खान है, मुस्तफ़ा हुसैन है, शहबाज आलम, मौलाना अबू हुरैरा और मोहम्मद हसन अली, ये लोग जो हैं मुझे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इमरान प्रतापगढ़ी पर अपना रिएक्शन दें। तो आज मैं लेके आ गया हूँ। इनकी एक नज़म है, एक तकरीब है जो कि पंजाब में है। ये पंजाब में गए हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने एक मुशायरा किया है। तो इस पे मैं रिएक्शन दूँगा। सो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्यों मुख्तलिफ वीडियो होगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम सिखों के पास गए हैं और सिखों के साथ इन्होंने मुलाकात की है और वहाँ पे ख़िताब किया है। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। लेट्स सी। बहुत लेटेस्ट वीडियो है, 1-2 महीने पहले की वीडियो है ये। ज़बरदस्त। ये पंजाब में आए। इस्तेकबाल किए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बहादुर तरीन कौम के सामने खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। मैं ये बात मानता हूँ। विभाग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देश के कोने कोने से आए हुए सिख समाज के तमाम प्रतिनिधियों से इधर से भी गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी देर, अब 10 मिनट खामोशी रहे तो बेहतर है। हालांकि मैं बड़े हंगामों में बोलने का आदी हूँ, लेकिन आज चाह रहा हूँ कि बड़ी खामोशी रहे तो बेहतर है, क्योंकि सही बात है, बड़ी सार्थक बातचीत होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि इस तरह की एक शुरुआत होनी चाहिए। जब मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया तो पार्टी ने मुझे न तो बताया और मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। तो लेटर मिलने के बाद मैंने पहली बात जो सोची थी वो ये थी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब 5 और कम्युनिटीज हैं, उसमें सरदार भाई हैं, उसमें जैन भाई हैं, उसमें ईसाई भाई हैं, उसमें पारसी हैं, उसमें बौद्ध हैं। इन सबको मिला करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है और मुझे सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन देना है, सबको बराबर प्रतिनिधित्व देना है। उस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है।
हमसे पहले सामने बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये बात कही भी है। देखिए, एक बात दिल में बिठा के जाइएगा कि दुनिया के किसी भी देश में जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही, वो बिल्कुल ऐसा ही है, अल्पसंख्यकों कोई शक को नहीं। पड़ेगी। एक ऐसी सच्चाई है जिसे अपने दिल में बिठा लीजिए। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 7-8 साल में आप लोकतंत्र को हर दिन कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा शासित कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि अल्पसंख्यकों पर तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बात किससे कहा जाए, किसके सामने जाके अपना दर्द रखा जाए, ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब विकल्प क्या है, कैसे इसका हल निकलेगा? आज शायद इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इसीलिए हमने एक पहल शुरू की। मैं अपनी टीम के महेंद्र बोरा जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, दिलीप राजपाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, अवनीत कौर जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इकबाल भुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे साथी इंद्रजीत जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे देश से आप सारे लोगों को इकट्ठा किया। देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं और आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, कमोबेश हमारे दर्द एक जैसे हैं। नेताजी जिस कम्युनिटी से आती है, लगभग अब हमारी जमात में वो भी शामिल है, यानी जो दर्द का पैमाना है वो लगभग तीनों कम्युनिटीज का बराबर होता जा रहा है। हम निशाने पर हैं। आप सबने बहुत सारी बात कही कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब मैं अपने समाज के बीच में जाता हूं तो यही शिकायतें लगभग वहां भी हैं कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं और थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, जो देश का सर्वोच्च पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कांग्रेस ने इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर और थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि एंटोनी साहब को कांग्रेस ने इस देश का डिफेंस मिनिस्टर बनाया। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि ऑस्कर फर्नांडीज साहब को कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी ताकत दी जब भी सत्ता रही। तो अगर मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि जब देश बंट रहा था उस तरफ से सदाएं आ रही थी कि इधर चले आओ, तुम्हारा मुल्क ये है, और इधर लाश लाश लहू लहू का मंजर था। ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया। अगर मैं थोड़ा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने इस देश का जो सबसे बड़ा पद है, जिसे संवैधानिक तौर पर माना जाए तो सबसे ताकतवर वाला पद है प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं, आजकल कई सारे लोग घूमते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। मैं उंगलियों पे गिनाने पे आऊं तो सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुल्य को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। मैं पंजाब से बाहर निकल करके भी अगर आपसे बात करूं तो आप ये पाएंगे कि प्रतिनिधित्व रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रतिनिधित्व नहीं रहा। बूटा सिंह साहब का नाम कौन भूल सकता है। मौजूदा समय में भी केटीएस तुलसी साहब राज्यसभा में है, कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से, आप इस बात को जानते हैं। प्रतिनिधित्व रहा है। अब बात क्या आती है कि वो प्रतिनिधित्व और इतना सब होने के बावजूद कम्युनिटी असंतुष्ट क्यों है। ये मैं अपने समाज से भी कभी कभी जब सवाल करता हूं और आपके समाज में भी खड़ा होकर के अगर बात कर रहा हूं तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि जो चीजें नेताओं तक डिलीवर हुई वो कम्युनिटी तक क्यों डिलीवर नहीं हुई। इसमें गलती आला कमान की नहीं है। आला कमान ने क्या किया, उसने एक इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया और इमरान प्रतापगढ़ी को कह दिया कि कम्युनिटी की समस्याएं सुनो, कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दो, लीडरशिप निकाल करके लेके आओ। अब अगर इमरान प्रतापगढ़ी बेईमान हो जाए तो आला कमान गलत थोड़ी है। गलती आला कमान की नहीं है।
अगर महिला अध्यक्ष बना करके नेताजी को बिठाया तो इनका फर्ज है कि महिलाओं के लिए पार्टी में रिप्रेजेंटेशन तलाशें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, कमेटियों में महिलाओं को अपना महिला मोर्चा मजबूत करें। ये जिम्मेदारी इनकी है, आलाकमान ने इनको ये जिम्मेदारी दे दी। अब मैं ये पाता हूं कि सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इतने ताकतवर लोग रहे, इतने ताकतवर पार्टी के अंदर संगठन में या पदों पर रहे, उसके बाद भी कम्युनिटी असंतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, आप सबका दर्द जायज है, मैं उससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन ये जो दर्द है ये बांटने से कम होगा, ये दिल में रखने से कम नहीं होगा। शुरुआत मैंने इसीलिए की कि आप आए और मैं आपकी बात सुनूं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सुना ही नहीं जा रहा है, उनकी बात पार्टी का शीर्ष नेतृत्व न सुन रहा है, न उस तक बात पहुंच रही है। मैं पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी से मिला बनने के बाद, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं एक नई शुरुआत करने चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं अलग अलग समाज के लोगों से बैठ के बात करना चाहता हूं, और वो सिलसिला मैं रोकूंगा नहीं, उसे सिर्फ मैं दिल्ली में नहीं करूंगा, उसे मैं हर प्रदेश स्तर तक ले जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि उसे जिले स्तर तक ले जाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, जाओ इस तरह का कार्यक्रम करो, मेरी तरफ से जो सहयोग चाहिए वो बताओ। ये है हमारी लीडरशिप, कितनी ईमानदारी से इस देश में डेमोक्रेसी को, संविधान को बचाने के लिए जो मेहनत इस वक्त राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी कर रहे हैं। आप खुद इस बात को मानते हैं, आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं, आप कांग्रेसी हो या ना हो, तब भी इस देश का हर अच्छा इंसान, अमन पसंद इंसान ये मानता है कि कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जा सकती है। बात मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन, लेकिन अगर यहां भी प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हमारा एक वाइस चेयरमैन सिख समाज से है, हमारे सेक्रेटरी दिलीप राजपाल साहब सिख समाज से हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महेंद्र बोरा जी हैं, वो सिख समाज से हैं। तो हमारे इस विभाग में भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं इसे और बढ़ाना चाहता हूं। मेरा मकसद आपसे खाली बातचीत करना नहीं है, जबानी जमा खर्च वाली बात नहीं है, मैं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाह रहा हूं। और मैं लगभग हर प्रदेश के अपने प्रदेश चेयरमैनों से यह कह रहा हूं कि आप जिस समुदाय से हैं उसके बाद कोशिश करिए कि आपकी टीम में हर जिलेवार स्तर पर सिख समाज, जैन समाज, पारसी समाज है, नहीं तो बौद्ध समाज, सबका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लोगों को लाइए। हम राजनीति में क्यों हैं? इसीलिए तो कि हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमें बिठाया जाए, हमें मंच मिले, हमें बोलने का मौका मिले, हमें अपने समुदाय की बात रखने का मौका मिले। हम राजनीति में इसीलिए आप अपना पैसा खर्च करते हैं। यहाँ मैं ऐसे तमाम बुजुर्ग देख रहा हूं जिनके पेशानी की झुर्रियां तक आ गई हैं, 50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, शायद कुछ ना हासिल हुआ हो, मैं मानता हूं कि शायद कुछ भी ना हासिल हुआ, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के लिए इतने वफादार हैं कि अगर आपको दिल्ली से एक आवाज लगाई गई तो आप हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं, आप हैं तो कांग्रेस है, हमारा कोई वजूद नहीं है आपके बिना, पार्टी का कोई वजूद नहीं है आपके बिना, मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता का कोई वजूद नहीं है अगर सामने ये भीड़ न बैठी हो। अगर आप लोग ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है। मैं आपको सलाम भी करता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं, और आपसे इतना कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ है वो हुआ, हमारे विभाग में अब ये नहीं होगा। हमारे विभाग में जिलेवार, राज्यवार आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जिला कमेटियों में भी, मेन बॉडी में भी अगर आपको ये लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो मेरा दरवाजा खुला है। एआईसीसी में मेरा ऑफिस है, आप सारे लोग, मैं पिछले 4 महीने से लगभग 3.5-4 महीने हो गए, आप सारे लोग जो आते हैं एआईसीसी वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपना दरवाजा खोल रखा है। मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आइए, आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के फला जिले में मेन बॉडी में सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जिला अध्यक्ष से भी बात करूंगा, लड़ूंगा आपके लिए, और वहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं अपने आला कमान से बात करूंगा, मैं राहुल जी से बात करूंगा, मैं प्रियंका जी से बात करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। यहाँ आशीष दुआ जी बैठे हैं, आप भी आप सोचिए कि आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश में बतौर सा प्रभारी लगे हुए हैं और एआईसीसी में बतौर सेक्रेटरी हैं। एआईसीसी में आपका एक कमरा है, आप उन तक भी समस्याएं लेकर आइए। मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे एक बात आई थी बीच में कि कम्युनिकेशन गैप है, संवाद नहीं है, आपसी बातचीत नहीं है। इस सिलसिले को थोड़ा आप भी शुरू करिए, हम भी शुरू करें।
अभी किसी साथी ने 3 बातें कही थी कि हमारे जितने प्रमुख पर्व होते हैं उस पर कोई आला कमान के तरफ से बधाई संदेश नहीं आता। देखिए मेरे भाई, वक्त ऐसा आ गया है कि चारों तरफ से इतनी ज्यादा खबरें हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली मैं इस बंदे में एक मुखलिस, सच्चा, बड़े खलूस वाला लीडर देख रहा हूँ भारत के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि भारत की अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। पुरजोश, मुखलिस, सरगर्म किस्म के इंसान इमरान प्रताप गढ़ी, और ये बिलीव करें अक़लियतों के लिए अगर इनको आपने चेयर में लगाया आपकी कांग्रेस ने, तो बड़ा फ़ायदा देने वाले हैं, बिकॉज़ दिल से काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज कोई नज़र नहीं थी, लेकिन मुझे आज इनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू देखने का मिला कि लाजमी नहीं कि आप नज़म या गा के ही आप दूसरों को मुतासिर करें, आप अपने डिटर्मिनेशन से, अपने अच्छे इरादों से भी लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, उनके दिल में जगह बना सकते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी बिलीव करें एक बहुत बड़े पुरखलूस और जिगरे वाले लीडर बनने वाले हैं भारतीय मुसलमानों के और अक़लियतों के, इसमें कोई शक नहीं है, बिलीव करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनकी किसी नज़मों पे भी रिएक्शन दूंगा, और लेकिन मुझे आज ये मुख्तलिफ लगी, और मुझे मुख्तलिफ यूँ लगी क्योंकि ये सिख पंजाब में आए हुए और सिखों के दरमियान है, एक बड़ा मुख्तलिफ सा माहौल है। बिकॉज़ आज तक मैंने इनको सिर्फ मुसलमानों के दरमियान देखा नज़में कहते हुए, लेकिन इन्होंने आज जो है आज एक दूसरी कौम के अंदर जाके एक स्पीच की है और बड़ा अच्छे तरीके से उनको इन्होंने ख़िताब किया है। मुझे इनका अंदाज़, इनका खलूस, इनका जज्बा बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका।